तो हेलो एवरीवन दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का जो भी मटेरियल होता है और उसके जो पूरे अरिहंत के नोट्स आती है बुक, ठीक है। और ये सेकेंड एडिशन की बुक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और अभी आप देख रहे होंगे जितने भी पेपर हो रहे हैं, चाहे वो मान लीजिए एसएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, या फिर रेलवे का हो, कोई भी XYZ एग्जाम देखते होंगे तो हर कोई ये कहते हुए सुना होगा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यानी कि एनसीईआरटी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है अब के एग्जामों में। तो हम इसी को स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी और पर डे एक वीडियो आया करेगा। और इस वीडियो में हम आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं रसायन विज्ञान को। तो सभी लोग देखिएगा और वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम मैटर यानी कि परमाणु के बारे में और उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर है परमाणु एवं रेडियोधर्मिता, यानी कि और देखिएगा ये कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु से लिए गए हैं कुछ नोट्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 परमाणु संरचना से लिया गया है। इसके बाद 11वीं की जो एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना और तमिलनाडु बोर्ड का जो चलता है उसका क्लास 9th का लिया गया है। तो इतना सारा नोट्स इतनी जगह से बना करके कंपाइलेशन तैयार किया गया है, तो उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। और पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना एवं रेडियोधर्मिता। तो अभी आपके पास जो ये मटेरियल दिख रहा है ये आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो इसको हम जूम आउट कर लेते हैं और उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सारी हेडिंग हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। तो यहाँ पर देखिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता देंगे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया सर्वप्रथम 400 ईसा पूर्व परमाणु के अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस को भारतीय महर्षि कणाद ने एवं एक ग्रीक और थे ग्रीक अर्थ दर्शन शास्त्री डेमोक्रिट्स, उन्होंने ये बताया कि एक परमाणु है, ठीक है। तो उसके जितने भी तुम मूल संरचना देखोगे, यानी छोटा सा छोटा परमाणु अगर मैं कहूँ तो वो मतलब एक ऐसा होता है कि उसको फिर और विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि पदार्थ के लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी एक मान लीजिए कोई भी तत्व है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी अणु है या कोई भी कुछ कह लीजिए पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि लोहा, ठीक है। लोहा के पार्टिकल करते जाओ तोड़ते जाओ, एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसके नीचे आप नहीं तोड़ सकते, जस्ट उसी को कहा जाता है परमाणु, ठीक है। तो परमाणु शब्द कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा के एटोमियो से आया है, जिसका मतलब होता है न काटे जाने वाला। तो वही बताया गया यहाँ पे। लेकिन 400 ईसा पूर्व पहले किसने बताया? भारतीय महर्षि कणाद ने, और एक दर्शन शास्त्री थे डेमोक्रिट्स, उसने बताया, ठीक है। तो अब हम दूसरी हेडिंग को पढ़ते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या बताया परमाणु के बारे में, ठीक है। तो वर्ष 1808 में जॉन डाल्टन ने द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मैन यानी कि दिस वैज्ञानिक, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको थोड़ा और हम वो कर लेते हैं। इन्होंने बताया क्या? इन्होंने ये बताया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे वह तत्व, यौगिक या फिर मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से ही बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। जस्ट यही बात तो इन्होंने बताई है महर्षि कणाद जी ने, कि मतलब एक परमाणु है तो उसके फिर और टुकड़े नहीं कर सकते हो, ना ही मतलब उस परमाणु को टुकड़े करके और तुम बना सकते हो। जस्ट यही बात इन्होंने भी कही है डाल्टन ने, कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ठीक है। आगे भी डाल्टन बताते हैं कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यानी मिला देने से क्या बनते हैं? कंपाउंड यानी यौगिक बनते हैं। और किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी यौगिक तुम बनाओगे, जैसे मैं मान लेता हूँ H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन के तुमने कितने लिए? 2 अणु लिए। ऑक्सीजन का तुमने 1 लिया, तो इससे फिर H2O तुम्हारा बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब बनाते हैं। तो यही बताया गया किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या प्रकार निश्चित होते हैं। फिर आगे चल करके डाल्टन कुछ परमाणुओं को लेते हैं और उनके प्रतीकों के बारे में बताते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि जैसे ऑक्सीजन हो गया या फिर कार्बन हो गया, तो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, उसको कैसे हम इंगित कर सकते हैं, उन्होंने आगे बताया, ठीक है।
विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो शायद एनडीए में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाएगा, सीडीएस में भी एक क्वेश्चन दिख जाएगा, और यूपीएससी में तो पूछते ही रहते हैं। ठीक है, तो डाल्टन के ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या फिर दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। तो ये तो याद करने की जरूरत ऐसी है नहीं, बस ये ध्यान रखो कि बर्जीलियस ने दिया था जो तत्व आपको दिख रहा है इनके प्रतीक। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का देखिएगा, हाइड्रोजन का प्रतीक है सर्कल के अंदर एक डॉट बिंदु। ठीक है, ऑक्सीजन का भी सेम है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेम हो गए। कार्बन का ये केवल सर्कल है। सल्फर के अंदर सर्कल के अंदर क्या बना है, प्लस सल्फर का। आयरन में क्या है, आई बना है कैपिटल सर्कल के अंदर। फास्फोरस में ये जो हार्दिक पांड्या गर्दन में अपने बनाए रहते हैं वैसा दिखता है। कॉपर में सी बना है अंदर। ठीक है, सीसा में एल बना है, सिल्वर में एस बना है। गोल्ड का देखिएगा, ठीक है, सर्कल है, उसके अंदर ऐसे ऐसे टायर नुमा बने हैं जो बना नहीं होता है, और उसके अंदर जी भी लिखा है। प्लेटिनम का पी है और पारा का ये है। डाल्टन में हो जाएगा ये। तो प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां से ये शब्द हम पाए गए थे। जैसे कि मान लीजिए कॉपर, तो कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया है। जैसे कि मान लीजिए स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो स्वर्ण है वो कहाँ से लिया गया है, गोल्ड के नाम से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है पीला। तो ये ध्यान रखिएगा इतना कि जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC नेम जो होते हैं एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो कि तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। तो इसका फुल फॉर्म कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या फिर दो अक्षरों के बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर लेटर में तथा दूसरे अक्षर को सदैव छोटे अक्षर में लिखा जाता है। देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो 12वीं क्लास है, जैसे मान लीजिए 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पहला अक्षर होता है वो सदैव बड़े लेटर में लिखा जाता है, दूसरा वाला छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का H है, ठीक है, एल्युमिनियम AL ना कि AL, यानी दोनों कैपिटल नहीं है। कोबाल्ट का CO ना कि C, दोनों कैपिटल। तो कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण रूप में क्लोरीन, Cl, जिंक, Zn इत्यादि। तो ये जो चीजें हैं, ये वाली चीजें, ये कहाँ पे तुमसे पूछी जा सकती है। हो सकता है कि एग्जाम में 4 ऑप्शन आ जाए, ठीक है, और तुमसे कहते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा गलत है। तो कई लोग तो ये भी नहीं सोच पाएंगे कि यार पहला कैपिटल लिखा जाता है तो दूसरा भी कैपिटल लिखा जाता है कि स्मॉल लिखा जाता है, और वो शायद इसको क्वेश्चन गलत कर दे। तो ये आपका रीजनिंग में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और जीके जीएस में भी बन सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। जैसे कि मान लीजिए लोहा, आयरन का प्रतीक है Fe, ठीक है, जो उसके लैटिन नाम फेरम से बना है। तो जो आयरन है वो किससे बना है, फेरम से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नाइट्रियम एवं केलियम से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा ये तो पढ़ चुके हैं। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। अब यहाँ पर वो बताया गया है, प्रतीक दे दी गए आपको, बता दिया गया है कि मतलब किसका क्या प्रतीक होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, एल्युमिनियम का Al है, कॉपर का Cu है, नाइट्रोजन का N है, आर्गन का Ar है, फ्लोरीन का F है, ऑक्सीजन का O है, बेरियम का Ba है, स्वर्ण का यानी गोल्ड का Au, पोटेशियम का K है, बोरान का B है, हाइड्रोजन का H है, सिलिकॉन का Si है, ठीक है, ब्रोमीन का Br है, आयोडीन का I है, चांदी सिल्वर का Ag है, ठीक है, कैल्शियम का C है। ये तो सभी को याद होंगे ना, जरूरी भी नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानते हैं। तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उनके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया गया। ये बड़ी गंदी लैंग्वेज है, इसको मत समझो, बस ये देखो, ठीक है, इसको देखना है। बाकी जो है वो इतना नहीं, परिभाषा है मेरे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन का 1 है,
कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40 होता है। तो इस प्रकार से और भी तत्व होते हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, लूसेंट में भी आपको मिल जाएंगे, कोई भी XYZ जी के आप देखेंगे। वैसे ये इतना आते नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेकिन हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, बता दे रहे हैं कि मतलब ये दिया गया है। तो अब हम देखते हैं अणु के बारे में कि अणु क्या होता है। तो एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके एक अणु का निर्माण करते हैं। सेम प्रकार के मतलब तत्व मिल जाते हैं, उनके परमाणु मिल जाते हैं, तो उससे फिर एक अणु बन जाता है, ठीक ठीक है। तत्वों के अणु क्या होते हैं? तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा संरचित होते हैं, यानी बने होते हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम इत्यादि। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु के द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब कोई भी धातु होती है तो उसमें कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि मैंने ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसीलिए इसे द्विपरमाणु कहते हैं, ठीक है। यदि समानता 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु हो जाए तो ओजोन बन जाती है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। तो ये दिया गया है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं कुछ तत्वों की परमाणुकता क्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आ जाती हैं कि आर्गन कैसा है। पहली बात तो धातु है, फिर एक परमाणु है, ठीक है। ऐसे ही हीलियम एक परमाणु है, ऑक्सीजन द्विपरमाणु है, हाइड्रोजन द्विपरमाणु है, नाइट्रोजन द्विपरमाणु है, क्लोरीन द्विपरमाणु, फास्फोरस चतुष्परमाणु होता है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपका जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस चतुष्परमाणु है, ठीक है। सल्फर तो एक बहुपरमाणु है, लेकिन ये चतुष्परमाणु है। एक परमाणु द्विपरमाणु का आप देख रहे हैं, लेकिन चतुष्परमाणु ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो ऐसी चीजें आती है, पटी चीजें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए धातुओं में, जैसे सोडियम एक परमाणु का है, आयरन एक परमाणु का है, एल्युमिनियम एक परमाणु का है, कॉपर एक परमाणु का है। अब हम देख लेते हैं कुछ यौगिकों के अणु कैसे होती है। मतलब अगर मान लीजिए जिससे जल बना है तो कैसे बना है, तो इसका रेशियो होता है 1:8। अब देखिए ये निकला कैसे, जैसे हम लिखते हैं ना H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 लिए, और इसका परमाणु बाहर कितना होता है, 1। तो 1 यानी 2 हाइड्रोजन नहीं, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, ठीक। इस तरीके से हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। देखिए हाइड्रोजन का हो गया 2 बट्टा, ठीक है। और इसका कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु बार 16, तो इसके बट्टे में लिख देंगे कितना 16, 2 से हमने काट दिया तो 1/8 यानी 1:8 निकल के आ गया कि नहीं आ गया। तो बस वही चीज तो लिखी गई है, और कोई वैसी चीज थोड़ी ना लिख दी गई है। अमोनिया, इसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं अमोनिया में, और 14/3 यानी कि 14:3 के अनुपात में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गए, कार्बन ऑक्सीजन मिलती है 3:8 के रेशियो में। तो ये निकालना थोड़ा इजी है, लेकिन हाँ किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इतनी वीडियो में आपने कई सारी चीज़ें पढ़ ली, और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अभी हम छोटे छोटे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट डालेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और आप क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी जल्दी ऐसी वीडियो मिलती रहे।